दोस्तों इस मूवी को देखकर आपको पता चल जाएगा कि किस लिए दोस्त के ऊपर भरोसा करना नहीं चाहिए। मार्को नाम के एक जालसाज दोस्त ने ब्लैकी नाम के अपने भोले भाले बेचारे लंगोटिया दोस्त और उसके गांव के सभी लोगों को ये कहकर 20 सालों तक अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर बंद करके रखा कि ऊपर युद्ध चल रहा है। उस बेसमेंट में उसने एक स्पीकर भी लगा दिया था जिसमें वो दिन रात सुबह शाम धड़ाधड़ गोली की आवाज और गोलाबारी की आवाज बजाता था, जिससे वो सभी लोग सोचते थे कि ऊपर सच में लड़ाई चल रही है। तो कहानी की शुरुआत 1941 में युगोस्लाविया नाम के एक देश में दो लंगोटिया दोस्त ब्लैकी और मार्को को दिखाते हुए शुरू होता है। उन दोनों दोस्तों को ऐसा और लौंडियाबाजी करने में बहुत मजे आते थे। इसीलिए एक रात जब वो दोनों देसी ठर्रा पीकर अय्याशी कर रहे थे तभी उनका घोड़ा गाड़ी इवन नाम के एक लड़के के घर से होकर गुजरता है, जो कि दरअसल एक जू में कीपर का काम करता है और बदकिस्मती से वो मार्को का सगा भाई भी है। खैर इधर ब्लैकी और मार्को जू में मौजूद सभी जानवरों को परेशान करके पूरे शहर की नींद खराब करने के लिए निकल चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैकी की दमदार प्रेग्नेंट बेबी पहुंच जाती है और वो ब्लैकी को अपने साथ घर के अंदर लेकर जाती है। पर जाते वक्त वो मार्को को ये कहकर ताना देकर जाती है कि ब्लैकी अगर फिर से शराब पीता है तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी, जैसे कि मार्को को उसकी बीवी छोड़कर चली गई है। ये सुनकर मार्को को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से निकलकर एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाकर उसके साथ मुँह काला करता है। अगली सुबह इवेन जब जू में सभी जानवरों को दूध पिला रहा था और उनकी टट्टी साफ कर रहा था तभी अचानक वो सारे जानवर डरने लगे, क्योंकि उनके देश यानी युगोस्लाविया में वार का सिचुएशन आ चुका था और पड़ोसी देश यानी जर्मन उनके देश के ऊपर गोलाबारी कर रहे थे। इस गोलाबारी में जू के सभी जानवर मारे गए सिवाय एक चिंपांजी के बच्चे के जिसका नाम था सोनी। इसीलिए इवान सोनी को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इधर ब्लैकी के घर के ऊपर भी दुश्मन देश दिवाली मना रहे थे और अंदर ब्लैकी आराम से केटली में मुँह डालकर चाय पी रहा था। उसकी बीवी बस यही सोच रही थी कि इतनी गोलाबारी में जब सभी लोग अपनी जान बचाकर लुंगी उठाकर भाग रहे थे तब ब्लैकी इतनी आराम से खा कैसे सकता है। इसी बीच ब्लैकी को गुस्सा आता है, लेकिन दुश्मन देश के ऊपर नहीं बल्कि एक हाथी के ऊपर, क्योंकि वह हाथी उसका जूता लेकर जा रहा था। अब गोलाबारी की वजह से उसका छत फटने लगा और ऊपर से एक झूमर उसके खाने के ऊपर आकर गिरा, जिससे उसके दिमाग का भांग भोसड़ा हो जाता है और वो टेबल के ऊपर चढ़कर इलेक्ट्रिक तार को अपनी दांतों से ही डिस्कनेक्ट कर देता है और इससे उसे कुछ भी नहीं होता। आगे वो अपने कच्छे के अंदर कुछ पैसे और बंदूक लेकर दुश्मन देश को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी दमदार बीवी उससे उस थिएटर एक्ट्रेस के बारे में पूछती है जिसके साथ ब्लैकी का चक्कर चल रहा था। यहाँ पर ब्लैकी अपनी दमदार बीवी को कुछ भी नहीं बताता और उसकी पप्पी लेकर वहाँ से निकल लेता है। रास्ते में जब वो लोगों के जले हुए घर के आग से लंबी बीड़ी पी रहा था तभी वहाँ पर इवान एक घोड़ा और उस चिंपांजी के बच्चे को यानी सोनी को लेकर पहुँचता है। उसे रोते हुए देखकर ब्लैकी उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, जिसमें इवान उससे कहता है कि उसका जू बर्बाद हो गया है और वो लुट गया है। जो सुनकर ब्लैकी पहले तो एक काली बिल्ली को अपने जूते में रगड़ रगड़ कर अपने जूते को पॉलिश करता है और फिर वो उससे कहता है कि वो उसके लिए एक जू बनाएगा। खैर उस युद्ध में युगोस्लाविया के सेना हार जाते हैं और जर्मन सिपाही युगोस्लाविया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। इधर शहर जब पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था तभी ब्लैकी उसी थिएटर एक्ट्रेस के पास जाता है जिसके साथ उसका नाजायज रिश्ता था। वहाँ पर पहुंचकर वो अपनी लंबी बीड़ी को साइड करके उसकी पहले चुम्मी लेता है। यहाँ पर वो थिएटर की एक्ट्रेस जिसकी नाम नतालिया थी वो ब्लैकी से कहती है, देखो जानू, पूरे शहर को पता चल चुका है कि तुम एक चोर उचक्का हो और ये देखो तुम्हारे ऊपर इनाम भी रखा गया है। जो सुनकर ब्लैकी उससे कहता है, नहीं जानू, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो अमीरों से लेकर गरीबों को दान करता हूँ। जो सुनने के बाद भी नटालिया नहीं रुकती और वो फ्रांस नाम के एक जर्मन सिपाही के साथ वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त वो अपने अपाहिज भाई को भी गाड़ी के पीछे लटका कर अपने साथ लेकर जाती है। दूसरी तरफ मार्को मौके का फायदा उठाकर ब्लैकी की दमदार प्रेग्नेंट बीवी को लेकर अपने भाई इवान के घर पर आता है, जहाँ पर पहुँचकर वो देखता है कि इवान उसके जू के खोने के गम में फांसी लेकर मरने की कोशिश कर रहा था। मार्को उसके पास आकर उसे बचाने के बजाय उसे ये कहकर ताना देने लगता है कि वो हर बार किसी न किसी के ऊपर लटक जाता है। आगे मार्को को रेडियो से पता चलता है कि पुलिस उसे और ब्लैकी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। दूसरी तरफ ब्लैकी देखता है कि उसके अलावा पुलिस ने बाकी सारे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य को पकड़ लिया था। इधर मार्को सभी लोगों को लेकर अपने अंडरग्राउंड अड्डे पर पहुँचता है, जहाँ पर पहुँचकर ब्लैकी की दमदार प्रेग्नेंट बीवी देखती है कि वहाँ पर पहले से ही और भी कई सारे लोग मौजूद थे। इसी बीच उसे वहाँ पर अपने पेट में दर्द होता है, यानी उसकी डिलीवरी का वक्त आ चुका था। अब उसकी डिलीवरी करने के लिए वहाँ पर लाइट्स की जरूरत थी, इसलिए इवान अपने साइकिल के हेडलाइट्स को इस्तेमाल करता है। ब्लैकी की दमदार बीबी यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो इलॉन रखती है और तभी उसकी मौत हो जाती है। अब अपनी बीवी के मौत से ब्लैकी काफी परेशान हो जाता है और ऐसे ही 3 साल गुजर जाता है। ब्लैकी और मार्को अभी भी अंडरग्राउंड के अंदर अपने पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का
काम कर रहे थे। जल्दी उन्हें उन गद्दारों के बारे में पता चल जाता है जिन्होंने 3 साल पहले जर्मन सिपाही को उनके बारे में बताया था। यहाँ पर ब्लैकी और मार्को मिलकर नाचते नाचते उन गद्दारों के ऊपर बरस पड़ते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। आगे उन तीनों गद्दारों को मारने के बाद वो दोनों मुंह उठाकर नतालिया के थिएटर पर जाते हैं और नतालिया वही औरत है जिसके साथ 3 साल पहले ब्लैकी का नाजायज रिश्ता था। नतालिया थिएटर में नाटक कर रही थी और उधर दर्शक उसे देखकर मजा लूट रहा था। वहाँ पर फ्रांस भी मौजूद था जिसके साथ नतालिया 3 साल पहले मुंह उठाकर चली गई थी। खैर इधर ब्लैकी किसी तरीके से छिपते छिपाते उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर थिएटर की डायरेक्टर बैठी हुई थी। नतालिया जब ब्लैकी को उस बॉक्स के अंदर देखती है तभी उसकी फटकर 464, 382 और 172 हो जाती है और वो ब्लैकी को नाटक के बाद खोपचे में उसके साथ मिलने के लिए कहती है। लेकिन ब्लैकी के अंदर शर्म नाम की कोई भी वस्तु नहीं थी, इसलिए वो मुंह उठाकर स्टेज में पहुंच जाता है और नाटक कर रहे एक बुजुर्ग आदमी को एक थप्पड़ पिलाता है। साथ ही साथ वो उसे एक रस्सी देकर उन दोनों की स्टेज में ही गठबंधन करने के लिए कहता है। वो बेचारा बुढ़ा भी उसकी बात मानकर स्टेज में ही उन दोनों की गठबंधन कर देता है। इधर उसे स्टेज में गठबंधन करते हुए फ्रांस देख लेता है और वो उसे पहचान जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, ब्लैकी अपने जेब से बंदूक निकालकर उसका काम तमाम कर देता है। जिसके बाद ब्लैकी और मार्को नाचते गाते कमर में नतालिया को टांग कर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। उसी रात ब्लैकी जोर जबरदस्ती नतालिया के साथ शादी कर लेता है, पर उसे इस बात का पता नहीं था कि नतालिया की खूबसूरती को देखकर मार्को भी अब उससे प्यार करने लगा है। यहाँ पर ब्लैकी जब अपने दूसरे शादी के खुशी में जश्न मना रहा था तभी मार्को नतालिया के ऊपर डोरे डालने लगता है और उसे फ्री करने के बहाने उसकी चुम्मी भी लेता है। दूसरी तरफ ब्लैकी अपने दोस्त को नतालिया के साथ गुलछड़े उड़ाते हुए देख लेता है और बौखला कर उसे मारने के लिए जाता है। वो उसे इस जुर्म के लिए सजा देता है और उसे घोड़ा बनाकर उसकी सवारी करता है, लेकिन इससे मार्को को कुछ भी तकलीफ नहीं होता। उसी रात वो मार्को के साथ सुलह भी कर लेता है और वो तीनों मिलकर थ्रीसम करते हैं। अगली सुबह जर्मन सिपाही उन दोनों को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मार्को तो वहाँ से किसी तरीके से निकल लेता है, लेकिन ब्लैकी को जर्मन सिपाही पकड़ लेते हैं। जिसके बाद ब्लैकी को पागल खाने में ले जाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर टॉर्चर किया जाने लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं कर पा रहा था। इसी बीच वो आदमी जो कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था वो अपने ऊपर ही उसे आजमाता है और वहीं पर ही लुढ़क जाता है। उस हॉस्पिटल में नतालिया भी उस जर्मन सिपाही के साथ मौजूद थी। इसी बीच वहाँ पर ब्लैकी को बचाने के लिए उसका लंगोटिया दोस्त मार्को पहुँचता है और वो उस सिपाही को मारकर ब्लैकी को छुड़ा लेता है। ब्लैकी को वो जिस बॉक्स में पैक करके अपने साथ लेकर जा रहा था उस बॉक्स में ग्रेनाइट थी, जिस वजह से उस ग्रेनाइट के फटने के साथ साथ ब्लैकी की भी फटकर 464 हो जाती है। खैर वो किसी तरीके से ब्लैकी को उठाकर उस अंडरग्राउंड तहखाने में लेकर आता है, पर काफी देर तक इलाज करने पर वो कोमा में चला जाता है। दूसरी तरफ इसी मौके का फायदा उठाकर मार्को नतालिया के साथ इलीगल अफेयर करने लगता है। आगे कुछ ही साल में यूगोस्लाविया देश को आजाद करने के लिए वहाँ के नागरिक ने जर्मनियों के खिलाफ जंग छेड़ दिया। इस लड़ाई में नेतागिरी करने के लिए मार्को भी मुंह उठाकर पहुँच जाता है और जर्मनियों को ना चाहकर भी यूगोस्लाविया को आजाद करना पड़ता है। इस लड़ाई की वजह से मार्को यूगोस्लाविया के आम आदमियों के बीच में मशहूर हो जाता है और उसकी लाइफ स्टोरी को लेकर फिल्म बनाई जाने लगती है। वहीं पर ही मार्को लोगों के बीच में अपने दोस्त ब्लैकी का एक स्टैचू बनाता है और कहता है कि ब्लैकी उसका लंगोटिया दोस्त और कम्युनिस्ट पार्टी का एक मुखिया था। दूसरी तरफ हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि मरा नहीं था और वो कोमा से बाहर आ चुका था। वो लोग उस अंडरग्राउंड तहखाने के अंदर ऐश कर रहे थे क्योंकि मार्को उन्हें ये झूठ कहकर रखा था कि ऊपर अभी भी लड़ाई चल रही है। इसीलिए पिछले 20 सालों में उन लोगों ने नीचे ही अपना एक दुनिया बसा लिया था। मार्को अंडरग्राउंड तहखाने में उन लोगों से हथियार बनाकर उसे ऊपर बेचकर करोड़ों रुपए छाप रहा था और उन लोगों को डरा कर रखने के लिए वो उस अंडरग्राउंड में एक स्पीकर भी लगा दिया था, जिसमें पूरा दिन समय समय पर गोलाबारी और गोली चलाने की आवाज वो एक कैसेट के जरिए बजाता था। ब्लैकी और अंडरग्राउंड पर मौजूद बाकी सारे लोगों को इस बात का पता नहीं था कि उन्हें वहाँ पर रहे हुए 20 साल गुजर चुके हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें तो बस 15 साल ही हुए हैं। उधर मार्को अपनी झूठी कहानी के ऊपर आधारित मूवी को देखने के लिए जाता है। वो सभी एक्टर और एक्ट्रेस को देखता है जो कि दिखने में बिल्कुल हुबहू उन्हीं की तरह ही दिखते थे। मार्को वहाँ पर उस आदमी को भी देखता है जो कि ब्लैकी का रोल निभा रहा था और वो दिखने में बिल्कुल ब्लैकी की तरह ही था। इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे गले लगाकर रोने लगता है ताकि वो लोगों के सामने दयालु दिख सके, जबकि वो ब्लैकी को हर रोज खुली आंखों में सोते हुए देखकर चैन की सांसें लेता है। दूसरी तरफ नतालिया को इस बात का डर था कि वो लोग जिस घटिया काम को कर रहे हैं इसकी वजह से उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन मार्को तो नरक जाने से पहले ही धरती में ही अपनी जिंदगी का मजा लूट रहा था। इधर अंडरग्राउंड में ब्लैकी का बेटा इलॉन अब 20 साल का हो चुका था और उसकी शादी वहीं पर ही मौजूद येलिना नाम की एक लड़की के साथ होने जा रही थी, जिसके साथ वो बचपन से ही उसी अंडरग्राउंड के अंदर
रह रहा था। इसी बीच जब वहाँ पर सभी लोग जश्न में महमूद थे, तभी नतालिया शराब पीकर मार्को को अपनी दिल की बात बताती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। जो सुनकर ब्लैकी को अंदर ही अंदर जलन महसूस होता है और वो अपने लंगोटिया दोस्त मार्को को एक बंदूक देकर उसे खुद ही अपने पैर पर गोली मारने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे नहीं मार सकता था। इसी बीच वो चिंपांजी का बच्चा यानी सोनी एक टैंकर के अंदर घुस जाता है और गलती से वो वहाँ पर गोलाबारी करने लगता है। आगे सोनी टैंकर से निकलकर एक टूटी हुई दीवार से होकर वहाँ से चला जाता है और उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे इवान भी जाता है। साथ ही साथ उसके पीछे पीछे ब्लैकी और उसका बेटा इलॉन भी जाता है। बाहर आकर वो दोनों कुछ एक्टर्स को आर्मी के कपड़े पहनकर शूटिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये लोग जर्मन सिपाही है, इसीलिए वो दोनों दो सिपाही को दबोचकर उन्हें जान से मार डालते हैं। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड में इलॉन के बाहर चले जाने की वजह से येलिना कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है, क्योंकि उसे लग रही थी कि इलॉन अब कभी भी वापस नहीं आएगा। इधर ब्लैकी उस एक्टर को भी देख लेता है जो कि फ्रांस का रोल निभा रहा था, जिसको देखकर वो सोचता है कि इन 15 सालों में फ्रांस थोड़ा भी बदला नहीं। इसी बीच वो आवता ना देखे उस एक्टर को जान से मार डालता है जो कि फ्रांस का रोल निभा रहा था। इसके बाद वो उन सभी लोगों को जर्मन सिपाही समझकर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें एक एक करके मारने लगता है, जबकि वो लोग कोई सिपाही नहीं बल्कि राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स थे। खैर आगे ब्लैकी अपने बेटे इलॉन को लेकर वहाँ से निकल लेता है। इलॉन पैदा होने से लेकर आज तक कभी भी बाहर का नजारा नहीं देखा था और उसने पहली बार सूरज का मुंह देखा। इसी बीच ब्लैकी इलॉन को तैरना सिखाने के लिए उसे पानी के अंदर लेकर जाता है, लेकिन तभी वहाँ से होकर एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। ब्लैकी सोचता है कि ये जर्मन सिपाहियों के हेलीकॉप्टर है जो उसे पकड़ने के लिए आया है, इसीलिए वो बंदूक लेकर उस हेलीकॉप्टर के पीछे पड़ जाता है और वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा इलॉन पानी में डूबकर मारा जाता है। इधर नतालिया और मार्को प्लान बनाकर अपने घर और उस अंडरग्राउंड तहखाने को उड़ा देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। आगे कुछ साल गुजर जाता है और हम इवान को देखते हैं जो कि उस चिंपांजी के बच्चे यानी सोनी के जाने के दुख में पागल हो चुका था और एक मेंटल असाइलम में रह रहा था। वो अपने डॉक्टर को किसी तरीके से समझा बुझाकर उस अंडरग्राउंड तहखाने में लेकर आता है जहाँ पर वो लोग 20 सालों तक छिपे हुए थे। रास्ते में डॉक्टर उसे बताता है कि उसका भाई यानी मार्को अभी नतालिया के साथ फरार है और वो भगोड़ा है। अंडरग्राउंड तहखाने में डॉक्टर जब उसे छोड़कर चले जाते हैं, तभी इवान वहाँ पर अपने इकलौते दोस्त यानी सोनी को देखता है और उसे गले लगा लेता है। आगे वो दोनों जब उस अंडरग्राउंड से बाहर निकलते हैं, तभी इवान अपने बड़े भाई मार्को को देख लेता है जो कि इलीगल हथियार की तस्करी कर रहा था। मार्को जब वहाँ से जा रहा था, तभी पीछे से इवान वहाँ पर आकर उसका काम तमाम कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से एक चर्च में जाकर लटक कर खुदकुशी कर लेता है। आगे हमें पता चलता है कि ब्लैकी अभी भी जिंदा था जो कि जर्मन सिपाहियों के साथ लड़ रहा था, लेकिन इस लड़ाई में वो हार जाता है और युगोस्लाविया के लोगों को लेकर उस अंडरग्राउंड तहखाने में आता है जहाँ पर उसने 20 साल बिताया था। वहाँ पर मौजूद कुएं में जब वो झांकता है, तभी उसे उस कुएं के पानी में उसका बेटा इलॉन नजर आता है और उसे पकड़ने के चक्कर में वो भी कुएं में डूबकर मारा जाता है। आगे हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि इस मूवी में मारे गए थे और वो लोग स्वर्ग में जाकर अपनी मरी हुई जिंदगी को आराम से बिताने लगते हैं। वहाँ पर इवेन हमें यानी दर्शकों को बताता है कि आखिर में उन्हें एक जगह मिल ही गया जहाँ पर वो लोग दुनिया के गोलमाल और झोल झमेले से बचकर रह सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।